हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है राशि रूसिया और आप देख रहे हैं MPPSC मेड इजी। ये वीडियो हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ का वीडियो है। ये थर्ड लेक्चर है इंडियन पॉलिटी का, जिसमें हम कवर करेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ फीचर्स देख लेते हैं इस कोर्स के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक कंप्लीट कोर्स होगा इंडियन पॉलिटी पे। ये कोर्स स्पेशली डिज़ाइन किया गया है MPPSC और UPSC के पर्सपेक्टिव से। मेनली इस कोर्स में हम UPSC के लेवल तक की इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, बिकॉज एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि MPPSC ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है और साथ ही साथ MPPSC का सिलेबस भी चेंज हो गया है। तो अब जो अगली बार से जो भी पेपर्स होंगे, उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो दोनों ही स्टैटिक सब्जेक्ट से और MP से डिफ़िकल्ट ही आएंगे। थर्डली, ये एक बायलिंगुअल कोर्स है। इस कोर्स का जो सोर्स है वो एक ही बुक है, विच इज़ M लक्ष्मीकांत। ये ऑर्डर ऑफ स्टडी है इस कोर्स का कि हम कैसे इंडियन पॉलिटी को कवर करेंगे। तो आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि हम किस ऑर्डर में इंडियन पॉलिटी को कवर करने वाले हैं इस कोर्स में। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और अपकमिंग वीडियोस में हम ये जितनी भी चीज़ें लिखी हैं इन सबको कवर करेंगे। ओके, तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के दो तरीके हैं। या तो हम थोड़ी सी हिस्ट्री से स्टार्ट करें, जो कि हम स्टार्ट कर सकते हैं बैटल ऑफ प्लासी से, जो कि फर्स्ट स्टेप था इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन का। फिर उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट आया, चार्टर एक्ट्स आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, लास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया जो कि 1935 का था। उसके बाद M.N. रॉय की स्टोरी, जो M.N. रॉय ने फर्स्ट डिमांड रखी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो ये पहला तरीका हो सकता है कि हम थोड़ा सा हिस्ट्री से पढ़ें, बट हम जो यहाँ करने वाले हैं वो ये है कि हम सीधे M.N. रॉय से स्टार्ट करेंगे, M.N. रॉय के डिमांड से स्टार्ट करेंगे, और बाकी का जो ये पोर्शन है बैटल ऑफ प्लासी से लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की स्टोरी, ये हम हिस्ट्री में कवर करेंगे। तो जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको लिंक होती जाएंगी। साथ ही साथ जहाँ भी थोड़ा भी ज़रूरी होगा कि हिस्ट्री का थोड़ा सा हमको पोर्शन याद रहे, जिससे हम इसको लिंक कर सके, वो हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे। बट नाउ ये जो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा थियोरटिकल है और इसमें ज़्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है, बट स्टिल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटी स्टार्ट ही यहाँ से होती है। पॉलिटी स्टार्ट ही होती है जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट भी है। और साथ ही साथ इसमें से कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो याद रखनी है, तो विच आई विल टेल यू थ्रू आउट द लेक्चर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो जो पहली डिमांड थी इंडिया में कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, वो रखी थी M.N. रॉय ने 1934 में। M.N. रॉय जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फादर भी हैं। उन्होंने बेसिकली ये कहा था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक स्पेसिफिक बॉडी को बनाना चाहिए, जो कि है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने M.N. रॉय की डिमांड को अपनी ऑफिशियल डिमांड के रूप में रखा था। बट एट द सेम टाइम इंडिया में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी, जैसे इंडिविजुअल सत्याग्रह चल रहा था 1940 का। तो उस समय इंडिया के लोगों का कोऑपरेशन बनाए रखने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक ऑफर लाया था, विच वॉज नोन एज अगस्त ऑफर। ये 1940 में आया था। तो इस ऑफर के एक्चुअली दो रीजंस हैं। पहला तो कि इंडिया में ऑलरेडी सत्याग्रह चल रहे हैं, इतनी सारी मूवमेंट्स चल रही हैं कि इंडिया को फ्री करना है। सेकेंडली, ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था ब्रिटिशर्स पे कि वी वांट इंडिपेंडेंस, वी वांट अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए ब्रिटिशर्स पहला जो ऑफर लेके आए वो था अगस्त ऑफर ऑफ 1940। अब ये जो ऑफर है ये बेसिकली हम पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से अगर पढ़ें तो इसमें सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगस्त ऑफर में ये बोला था कि इंडिया को हम डोमिनियन का स्टेटस देंगे, पर फिर ये जो ऑफर है ये फ्लॉप हो गया था, बिकॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस को डोमिनियन का स्टेटस नहीं चाहिए था। एक्चुअली पूरे इंडिया को डोमिनियन का स्टेटस नहीं चाहिए था, दे जस्ट वांटेड इंडिपेंडेंस। फिर 1940 के बाद एक और मिशन आया जो कि था क्रिप्स मिशन, विच वॉज इन 1942। ओके, अब इस समय जो वर्ल्ड वॉर थी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, वो एकदम पीक पे थी।
और इसलिए ब्रिटिशर्स को इंडिया का साथ चाहिए था जिससे ब्रिटिशर्स की तरफ से इंडियंस लड़ सके। तो इसलिए उनका साथ मांगने के लिए ब्रिटिशर्स एक मिशन लेके आए विच वॉज क्रिप्स मिशन। बट अगेन ये मिशन ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ एंड फाइनली एक मिशन आया विच वॉज द कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 जिसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया था। इस समय ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे लॉर्ड एटली। तो वन सेकेंड, बेसिकली 1940 से 44 तक जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे वो थे चर्चिल। ओके, और 1944 से जब तक इंडिया इंडिपेंडेंट हुई और उसके बाद भी एटली जो थे वो थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। तो ये जो मिशन था ये लॉर्ड एटली जो कि प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भेजा था जिसमें 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स थे। अब इन तीनों का नाम याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले थे पैट्रिक लॉरेंस जो कि सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट थे। ये जो सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट की पोस्ट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में आई है। सेकेंडली इट वॉज स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि क्रिप्स मिशन भी लेके आए थे। एंड थर्ड जो कैबिनेट मिनिस्टर थे वो थे A.V. अलेक्जेंडर। ये जो मिशन था ये 24 मार्च 1946 को इंडिया में आया। ओके, वन थिंग सी, अब ये जो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बनना पढ़ रहे हैं तो ये जो ऑफर्स हैं ये दो सी, अब दो चीज़ें हो सकती हैं। सपोज अगर आपने हिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ी हो, बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ी हो, तो आप ये सब लिंक कर सकते हैं। इंडिविजुअल सत्याग्रह, फिर अगस्त ऑफर का आना, क्विट इंडिया मूवमेंट, फिर क्रिप्स मिशन का आना और फिर फाइनली इतना ज़्यादा प्रेशर ब्रिटिशर्स पे बन जाना कि वो कैबिनेट मिशन लेके आए। तो सपोज अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो ये सब आप इजीली लिंक कर पाएंगे। बट जस्ट इन केस अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो भी देयर इज नथिंग टू वरी। यू जस्ट रिमेंबर कि ये 2 मिशन आए थे जिन्होंने एक छोटा पार्ट प्ले किया है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। फाइन, ओके, मूविंग बैक टू कैबिनेट मिशन। तो एज वी हैव डिस्कस्ड जो कैबिनेट मिशन था ये 24 मार्च 1946 को आया और इसमें जो याद रखने वाली चीज़ है एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो इन तीनों का नाम है। ओके, कैबिनेट मिशन के 2 मेन एम थे। पहला एम तो ये था कि एक ऐसी मशीनरी बनाना जो कॉन्स्टिट्यूशन बना सके इंडिया का, विच वॉज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना इंडिया के लिए जो बाद में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। सेकेंड ये एम था कि जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाती तब तक के लिए एक इंटरीम गवर्नमेंट देना इंडिया को जो तब तक इंडिया को संभाल सके। तो ये 2 मेन एम थे कैबिनेट मिशन के। ओके, तो अब हम आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे। तो अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे उनका जो इलेक्शन हुआ था वो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन था। सी, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन हम अपने प्रीवियस लेक्चर जब हमने नॉर्मल टर्म्स पढ़े थे जो इंडियन पॉलिटी में काफ़ी यूज़ होते हैं तब पढ़ा था। तो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन ऐसा इलेक्शन जहाँ सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, वो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन। मतलब जहाँ सिटीजन खुद जाके खुद डायरेक्टली वोट नहीं करते, मतलब खुद से वोट नहीं करते, वो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन हो गया। अब ये जो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन है ये हम थोड़ा बहुत मेंस में पढ़ेंगे जब हम इलेक्शंस पढ़ते हैं तब ये टॉपिक आता है। बट प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए सिर्फ इतना ही याद रखना ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन था वो एक इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन था। ओके, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके हम मेंबर्स देख लेते हैं कि कौन कौन उसका मेंबर्स था या उसमें कितने मेंबर्स थे। तो जब हम अनडिवाइडेड इंडिया की बात करते हैं, अनडिवाइडेड मतलब जब पाकिस्तान और इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था, अगर हम तब की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स थे, या उसको आप 385+4 बोल लीजिए। तो एग्जाम में अगर 389 मेंबर्स आता है तो 389 मेंबर्स मार्क करेंगे, अगर 385 आता है तो 385 मार्क करेंगे। वो ऐसा है कि कई बार एग्जाम में ब्रिटिश मिशनरीज जो हैं या माइशनरीज जो हैं वो अलग से ऑप्शन आता है। तो फिर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और 385 ऑप्शन में है, सिर्फ 385 ही ऑप्शन में है, तो आप 385 मार्क करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने पढ़ा कि 389 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया। अब इसमें से जो 292 थे वो प्रोविंसेस थे। प्रोविंसेस मतलब वो एरिया या वो रीजन इंडिया के जिनको
ब्रिटिशर्स ने लड़ के जीता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है कि कितनी सारी बैटल्स हुई थी, जैसे बैटल ऑफ कर्नाटक, बैटल ऑफ मैसूर, बैटल ऑफ मराठा, फर्स्ट मराठा वॉर, सेकेंड मराठा वॉर। तो जिन जिन रियासतों को ब्रिटिशर्स ने लड़ के जीता था वो थे प्रोविंसेस। तो ब्रिटिश प्रोविंसेस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे 292। अब इट्स ओके अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है कि कर्नाटक की कितनी वॉर हुई, मैसूर की कितनी वॉर हुई, पंजाब की कितनी वॉर हुई, तो अभी ये सब जो है वो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये हिस्ट्री का पार्ट है। तो अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 292 प्रोविंसेस थे, 93 प्रिंसली स्टेट थे। अब प्रिंसली स्टेट प्रिंसली स्टेट बेसिकली रियासतें थी जहाँ पे राजा रानी रूल कर रहे थे। प्रिंसली मतलब जहाँ पे प्रिंस रूल कर रहा है वो प्रिंसली स्टेट। इनको ब्रिटिशर्स ने अपने साथ सब्सिडरी अलायंस में लिया हुआ था। तो सी सब्सिडरी अलायंस अगेन एक हिस्ट्री का टॉपिक है। तो सब्सिडरी अलायंस जो है, वेस्ले करके एक गवर्नर है, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तब आता है। तो वेस्ले ने इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडरी अलायंस। इससे बेसिकली इसमें अगर हम माने इजी फॉर्म में अगर समझने की कोशिश करें तो ब्रिटिशर्स ने ऐसा बोला कि हम आपसे एक ट्रिटी कर रहे हैं और आप ही रूल करो, पर जब भी हमें आपकी मदद चाहिए हो तो आप बस मदद कर दो हमारी, मतलब आप हमारे अंडर ही हो, फ्री भी हो, आप ही रूल कर रहे हो बट आप हमारे अंडर हो। फाइन। उसके बाद 4 ब्रिटिश माइशनरीज थी। सी ब्रिटिश माइशनरीज बेसिकली चार्टर एक्ट से आई थी। ये बेसिकली ब्रिटिश एडुकेशन या इंग्लिश एडुकेशन फैलाने के लिए आई थी इंडिया में। इसका रीज़न बेसिकली ये है कि जैसे इंडिया जब ब्रिटिशर्स आए थे तो इंडिया में काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं एंड कॉन्स्टिट्यूएंटली मतलब कॉन्स्टेंटली इंडिया में जो लैंग्वेज थी वो हिंदी थी। तो ब्रिटिशर्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी इंडिया में अपना कब्जा फैलाने के लिए। तो इसलिए उनने बोला था चार्टर एक्ट में कि वो ब्रिटिश एडुकेशन फैलाएंगे इंडिया में। तो हमने ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स थे, 292 प्रोविंसेस, 93 प्रिंसली स्टेट एंड 4 ब्रिटिश माइशनरीज। अब इसमें होता ही है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इलेक्शंस होते हैं तो 208 सीट जीत जाता है कौन? जीत जाते हैं कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और मुस्लिम लीग हार जाती है। तो मुस्लिम लीग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से हट जाती है और डायरेक्ट एक्शन डे एक चीज़ होती है, एक सेकेंड, एक्शन डे एक चीज़ होती है, तो वो इसको घोषित कर देते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से हट जाते हैं। तो ये जो डायरेक्ट एक्शन डे है ये भी हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, बट ये थोड़ा सा रेलेवेंट था तो इसको बता दिया यहाँ पे। अब हम इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करते हैं। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था तब 299 मेंबर्स थे, जिसमें से 229 प्रोविंसेस से थे और 70 जो थे वो प्रिंसली स्टेट से थे। ऑब्वियसली ब्रिटिश मिशनरीज तो हट गई थी। ओके, अब हम शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग्स के बारे में। तो जो पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो हुई थी 9 दिसंबर 1946। ये डेट काफ़ी, ये जितनी भी डेट्स आएंगी अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। जहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट बनाया गया था। ऑब्वियसली बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे इसलिए उनको सिर्फ टेम्पररी बना दिया गया था प्रेसिडेंट। सेकेंड जो मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जहां राजेंद्र प्रसाद को चेयरपर्सन बनाया गया था और BN राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया था। अगली जो मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये मीटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मीटिंग में जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया था ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजोल्यूशन। ये जो ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजोल्यूशन है ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसमें काफ़ी सारे देश के कॉन्स्टिट्यूशंस थे, तो उसको पढ़ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था और ये आगे जाके हमारा प्रियम्बल बनता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रियम्बल किससे बना हुआ है, तो वो प्रियम्बल जो है वो बना हुआ है ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजोल्यूशन से, और जिसको एक्सेप्ट कर लिया था 22 जनवरी 1947 को। और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी, बट उसके बाद 3 जून 1947 को माउंटबेटन जो कि लास्ट गवर्नर जनरल थे या वॉइस रॉय थे इंडिया के, उन्होंने अपना एक प्लान लाया जो कि माउंटबेटन प्लान कहलाता है, और इससे इंडिया का पार्टीशन हुआ एंड फाइनली इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस।
नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो कि याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली आपको मैच द कॉलम में आ सकती है कि राजेंद्र प्रसाद के पास इसमें से कौन कौन सी कमिटीज़ थी, या जवाहरलाल नेहरू के पास कौन कौन सी थी, या सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कौन कौन सी कमेटी थी। इसके अलावा भी काफ़ी सारी कमिटीज़ थी, जैसे के एम मुंशी के पास थी, माधव राव के पास थी, बट जो इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से वो 3 लोगों की कमिटीज़ हैं। तो नाउ लेट्स हैव अ लुक। तो राजेंद्र प्रसाद के पास जो कमिटीज थी वो थी कमिटी ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर, स्टीयरिंग, फाइनेंस एंड स्टाफ एंड नेशनल कमिटी ऑन एडहॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग। तो नेशनल फ्लैग की कमेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली जवाहरलाल नेहरू के पास जो कमिटीज थी वो थी यूनियन पावर कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड स्टेट्स कमेटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास जो कमेटी थी वो थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज की कमेटी। तो बेसिकली इसमें ना क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि सपोज आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग के हेड कौन थे, या फंडामेंटल राइट्स की जो कमेटी बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसके हेड कौन थे। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ये है इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए। नाउ अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच इज द ड्राफ्टिंग कमिटी। सो ड्राफ्टिंग कमिटी जो है वो स्टैब्लिश हुई थी 29 अगस्त 1947 विद द एम टू फ्रेम द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके जो हेड थे वो बी आर अम्बेडकर थे, और इसके साथ उनके साथ साथ इसमें 6 और मेंबर्स थे, मतलब टोटल 7 मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। जो मेंबर्स हैं उनके नाम ये हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है याद रखना, सारे ही नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो ये जो नाम है वो है एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलधी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, माधव राव, सैयद मोहम्मद सदुल्ला एंड टी टी कृष्णाचारी। कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली के इन टोटल 11 सेशंस हुए थे, और कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फ्रेम किया था। उस समय इंडिया में 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल से। तो पार्ट्स तो अभी भी 22 हैं, आर्टिकल्स जो है वो ज़रूर बढ़ते रहते हैं, बट ये जो आर्टिकल्स जो अभी ऐड ऑन हो रहे हैं ये इन प्रीवियस आर्टिकल्स को ही अमेंड करके या कुछ बहुत थोड़ा बहुत चेंज करके मॉडिफाई करके प्रेजेंट किया जा रहा है। तो फॉर अस वी नीड टू रिमेंबर कि इंडिया हैज 395 आर्टिकल्स एंड येस स्केड्यूल जो है वो ज़रूर 12 हो चुके हैं अब 8 से। तो जब हम अगले लेक्चर में पार्ट्स, स्केड्यूल्स ये सब पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में पार्ट्स को और डिटेल में स्केड्यूल को पढ़ेंगे। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 में, विच केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। अब जस्ट अ सेकेंड, इसके पीछे एक रीज़न है। जब 1929 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था तब फर्स्ट टाइम तब स्वराज की बात हुई थी, तब पूर्ण स्वराज इसको बोलते हैं। ये अगेन एक हिस्ट्री का पार्ट है, तो जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम इसको ऑब्वियसली डिटेल में पढ़ेंगे, बट वी नीड टू रिमेंबर दिस राइट नाउ इज कि 1929 में पूर्ण स्वराज घोषित किया था, और तब पहली बार इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था झंडा फहरा के। तो इसलिए ये जो डेट है 26 जैन 1950 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसलिए ही 26 जैन 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में या फोर्स में आया। नाउ ऐसा नहीं है कि जैसे 26 जैन 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया तो सारी चीज़ें तभी फोर्स में नहीं आई, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें थी जो 26 जैन 1949 जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तभी फोर्स में आ गई थी। तो इसमें जो है वो पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज सिटीजनशिप, पार्ट 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज इलेक्शंस एंड कुछ प्रोविजनल पार्लियामेंट के आर्टिकल्स, ये सब उसी समय जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तभी फोर्स में आ गए थे। ओके, अब कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली का जो लास्ट सेशन है वो 24 जैन 1950 को हुआ था, बट स्टिल उसके बाद भी कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली ने हमारी प्रोविजनल गवर्नमेंट, हमारी प्रोविजनल पार्लियामेंट का रोल प्ले किया है जब तक फाइनली इलेक्शंस नहीं हो गए थे और इंडिपेंडेंस के बाद पहला कैबिनेट नहीं बन गया था। तो यस, हमारी कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली ने हमारे पार्लियामेंट का रोल भी प्ले किया है।
नाउ लेट्स कम टू इंटरीम गवर्नमेंट। सी, जो इंटरीम गवर्नमेंट है इट गॉट स्टैब्लिश्ड। सी, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली के दो मेजर फंक्शंस थे। पहला तो ये कि मशीनरी बनाना विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली। दूसरा, जब तक ये सब हो रहा है तब तक के लिए एक इंटरीम गवर्नमेंट बनाना। तो ये जो इंटरीम गवर्नमेंट है, 1 सेकेंड, ओके, ये जो इंटरीम गवर्नमेंट है ये स्टैब्लिश हुई थी 2 सितंबर 1946 को। और इस गवर्नमेंट को नेहरू गवर्नमेंट भी बोलते हैं क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इसके चेयरपर्सन थे। अब ये बेसिकली इंटरीम गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं और ये हमारे लिए याद रखना अगेन ज़रूरी है। सी, ये जो चीज़ें हैं जैसे डेट्स हो गई, जैसे नाम हो गए, ये आपको एक बार में याद नहीं होते। यू नीड टू गो थ्रू देम अगेन एंड अगेन एंड इवेंचुअली ये आपको याद हो जाते हैं। तो what you can do is you can take a screenshot of this and you can write it in your copy जिससे आपको ये याद हो जाए। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो होम मिनिस्टर, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे होम मिनिस्टर, राजेंद्र प्रसाद वाज द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड, जवाहरलाल नेहरू चेयरपर्सन भी थे और एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमर्स के रिलेशनशिप के मिनिस्टर थे, लिकायत अली खान वाज द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, गजानफर अली खान वाज द Minister of Health, Baldev Singh was the Minister of Defense, and Jogen Nath Mandal was the Minister of Law. सी, अब इसमें से कुछ मेंबर्स जो हैं वो ये बेसिकली नीचे वाले ये सारे मेंबर्स ये मुस्लिम लीग के थे। एंड अगेन मुस्लिम लीग अलग हो गई, पार्टीशन हो गया, तो ये सब पाकिस्तान चले गए थे ये कुछ मिनिस्टर्स। नाउ अब हम देख लेते हैं कैबिनेट आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके मिनिस्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूजुअली प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट तो सबको याद रहता है, बट हमें कुछ ऐसे मिनिस्टर्स याद रखते हैं जो थोड़े अनयूजुअल हैं। तो प्रेसिडेंट सबको पता है कि राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एवरीवन नोज दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज जवाहरलाल नेहरू। होम मिनिस्टर जो थे हमारे पहले वो सी राजगोपालाचार्य थे, बट उन्हें रिजाइन कर दिया था एंड उसके बाद कैलाश नाथ काटजू हमारे होम मिनिस्टर बने हैं। एंड वन मोर एडिशनल थिंग, कैलाश नाथ काटजू जो है वो एमपी से रिलेटेड है। तो जब हम एमपी पढ़ते हैं तब ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ मध्य प्रदेश। देन डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फाइनेंस के 3 मिनिस्टर्स थे कॉन्जिक्यूटिवली, पहले आर के चेट्टी थे, देन जॉन मिथाई एंड देन सी डी देशमुख बने। लॉ के बी आर अम्बेडकर थे। एडुकेशन के अबुल कलाम आज़ाद थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड देन मिनिस्टर ऑफ रिलीफ जो हैं वो थे के सी नियोगी। ओके, सो दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला जो वीडियो होगा वो होगा सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्केड्यूल्स एंड पार्ट्स। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड येस, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। जाते जाते एक और चीज़, ये जो वीडियो था ये थोड़ा लंबा हो गया, बट अगेन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था पढ़ना हमारे लिए क्योंकि पॉलिटी स्टार्ट ही इस चीज़ से होती है। One more thing, you can connect with us on these specific platforms. Facebook पे MPPSC Made Easy, Instagram पे _S MPPSC_. So thank you so much for watching.